नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं प्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत पर बातचीत करूँगा। इसके दो पक्ष होंगे। पहले पक्ष में यानी इस व्याख्यान में मैं चीफ की दावत के वस्तु पक्ष की चर्चा करूंगा और इसके अगले व्याख्यान में मैं उसके रूप पक्ष की चर्चा करूंगा। आप सब जानते हैं कि भीष्म साहनी अपने समय के अत्यंत ही महत्वपूर्ण और चर्चित कहानीकार रहे हैं। आज़ादी और उसके देश के विभाजन को जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने परखा, जो लोग उसके सपनों के साथ बड़े हुए, उसमें भीष्म साहनी बड़ा नाम है। आप सब जानते हैं कि प्रसिद्ध सिनेमा के कलाकार बलराज साहनी के ये छोटे भाई थे और इन्होंने तमस नाम का एक बहुत ही चर्चित उपन्यास लिखा, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर ही लिखा गया उपन्यास है तमस। उपन्यास के साथ इनकी कई मशहूर कहानियां हैं, जैसे अमृतसर आ गया है, भाग्य रेखा, डायन। इन कहानियों से ये बहुत चर्चा में रहे। उसी तरह की चर्चा में जो कहानी इनको लाई, उसमें भीष्म साहनी की चीफ की दावत का बहुत ही महत्व है। जहाँ तक इस कहानी की ऐतिहासिकता, इसकी सामाजिकता की बात है, तो अपने सामाजिक परिवेश में यह कहानी गहरे विन्यस्त है, क्योंकि जो विभाजन का परिवेश था वो तो अलग था। लेकिन आप देखिए कि आज़ादी के बाद या आज़ादी की प्रक्रिया में परिवार के भीतर जो स्थितियां बदल रही थीं, नई पीढ़ी जिस महत्वाकांक्षा से आगे विकसित हो रही थी, उसका कुछ संकेत अपनी कहानी में, बूढ़ी काकी कहानी में प्रेमचंद कर चुके थे। यह कहानी चीफ की दावत पढ़ने की प्रक्रिया में बूढ़ी काकी नामक कहानी की बार बार याद आती है। कह सकते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की यह कहानी है, जिसमें कि एक बुज़ुर्ग घर की महिला जो माँ हैं, उनको लेकर के इस कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया है। चरित्र इस कहानी के सामनाथ हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन वो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी हैं। इतने महत्वाकांक्षी हैं कि अपने प्रमोशन के लिए, अपनी पदोन्नति के लिए साहब को अपने घर बुलाते हैं। पूरी जो कहानी है उस, और जो साहब है वो अंग्रेज़ है और उसमें भी अमेरिकन है। घर कैसे उसको बुलाया जाए, किस तरह से दावत दे करके उसे खुश किया जाए, यह पूरी कहानी इसी पृष्ठभूमि पर रची गई है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि परिवार के भीतर से आरंभ होकर के यह कहानी पूरे समाज को आईना दिखाती है, या जो सामाजिक पीड़ा है, जो सामाजिक बोध है, उसको रेखांकित करने की कोशिश भी करती है। क्योंकि व्यक्ति बड़ा पद पा करके, पदोन्नत होकर के परिवार के भीतर नहीं, समाज के भीतर ही धाक जमाने की कोशिश करता है। सामनाथ इस कहानी के जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, इसी रूप में बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी पात्र के रूप में इस कहानी में हमारे सामने आते हैं। होता ये यूँ है कि एक सामनाथ अपने घर में चीफ को बुलाते हैं, उसको दावत पर आमंत्रित करते हैं और उसके लिए घर को पूरी तरह से सजाया जा रहा था। आरंभिक अंशों में ही कहानीकार लिखते हैं कि घर की जितनी पुरानी सामानें थीं
उसको अलमारियों के पीछे, दीवान के पीछे, कहीं दीवार के कोने में छुपाए जाने की कोशिश हो रही थी और हर नई चीज़ को सामने रखे जाने की प्रक्रिया जारी थी, जिससे साहब आए तो उनके सौंदर्य बोध से, उनके घर की जो कलात्मकता है उससे बहुत खुश हो जाएं। पति पत्नी दोनों लगे रहते हैं और पूरे दिन लगे रहते हैं कि कैसे कैसे घर को सजाया जाए, और ये लोग लगभग घर को सजा चुके होते हैं। तभी सामनाथ को याद आता है कि माँ का क्या होगा, और यही वह कहानी का मर्मस्थल है जहाँ से कहानी शुरू होती है। और यही इसी की व्याख्या कह सकते हैं कि पूरी कहानी में चलती रहती है, और कहानी मार्मिकता दर मार्मिकता की कई परतें वह उधेड़ती हुई आगे बढ़ती है। अब सोचिए, सारा कुछ हो गया, अब चिंता में है कि माँ का क्या होगा। वहाँ से यहाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ बूढ़ी हैं, बहुत पढ़ी लिखी माँ नहीं है। अब साहब को ये लगता है कि माँ से उनका संवाद होगा तो कहीं मेरे पिछड़ेपन का बोध न पता चल जाए, वो ये न समझे कि मेरी माँ बहुत पिछड़ी है, हम लोग गैर संस्कारित लोग हैं, और हमारा इम्प्रेशन गंवई समाज का इम्प्रेशन उसके मन पर चला है। क्योंकि वो बहुत हाँक करके और अपनी महत्वाकांक्षा गप्पे मार मार करके उन्होंने साहब को ये बता रखा है कि वो बहुत ही संभ्रांत कुल के हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनका परिवार बहुत बड़ा है, सब सारी स्थितियाँ रहती हैं। अब सवाल होता है माँ का क्या होगा। तो पति पत्नी में बहसें होती हैं, तो पत्नी अब ये संवादों के माध्यम से, चरित्रों के विकास के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से यह कहानी गहन से गहनतर होती चली जाती है, हर लेयर मार्मिकता के दायरे में आगे बढ़ती है। और यही इस कहानी का वह नब्ज़ है जिसे आप नई पीढ़ी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए कि इतनी संभ्रांतता के बीच भी आखिरकार माँ के लिए अगर जगह नहीं है तो फिर किसके लिए जगह है। और यही इस कहानी का इसेंस है, यही इस कहानी की सीख भी है, जिस पर मैं बार बार इस व्याख्यान में चर्चा भी करूँगा। मसला यहाँ खड़ा होता है तो पत्नी कहती है कि ऐसा कर दें, वैसा कर दें। सामनाथ कहते हैं कि मैंने कहा था कि भाई के यहाँ, छोटे भाई के यहाँ भेज दिया जाए, लेकिन तुम अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में छोटे भाई के यहाँ माँ को नहीं तुमने भेजने। आप जानते हैं परिवारों में अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत संपन्न लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बूढ़े माँ बाप को रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके किसी ऐसे भाई के साथ रहे जो भाई बहुत संपन्न नहीं है, हर रुपया पैसा थोड़ा सा भेज दिया करेंगे, लेकिन वो परवरिश करने की स्थिति में नहीं होते। ये भारतीय परिवार की त्रासदी है, क्या करिएगा। लेकिन और बदलते ज़माने के हिसाब से, बदलते यथार्थ के हिसाब से यह चीज़ें और घनी होती गई हैं। कहानीकार ने इसको भी लक्षित किया है। यह सब सारी चीज़ें। तो फिर पत्नी कहती है कि मुझसे क्या मतलब, तुम्हारे भाई से मेरा क्या मतलब है, अब मैं क्यों बुरा बनने जाऊं कि तुम माँ को अपने भाई के यहाँ भेज दो, दुनिया ये कहे कि साहब देखिए अपने माँ को भी नहीं रख पाया। एक समझिए कि एक जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ है समाज का ना, उसको भी यह कहानी दर्ज करते हुए आगे बढ़ती है। बहरहाल ये सब स्थितियाँ आगे बढ़ती रहती हैं, और स्थिति ये रहती है कि पड़ोस के घर में भेज दिया जाए। तो सामनाथ कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो और ख़राब हो जाएगा। अच्छा सुनो, कुछ मैं जुगाड़ करता हूँ, सोचता हूँ। तो सोचने में पहली सोच तो ये होती है कि माँ को कोठरी में बंद कर दिया जाए, क्योंकि बरामदे में बैठक में वो लोग दारू पिएंगे। अच्छा प्रसंग ये है दारू पीने का, क्योंकि दारू बाजी की पार्टी है, वहाँ दारू को खूब चलना है, शराब चलना है, उसके बाद भोजन होना है। तो तय ये हुआ कि बैठक में पूरा महफिल सजेगी और शराब पार्टी होगी, और माँ को कोठरी कोठरी के सामने रख दिया जाएगा, उनको बैठा दिया जाएगा। और जब हम लोग खाना खाते समय बैठक से बरामदे की तरफ बढ़ेंगे तो माँ धीरे से घुसल खाने यानी बाथरूम के रास्ते बैठक में आ जाएंगे। आप जरा देखिए कैसा तंत्र है। मतलब यह पूरा देख करके सामनाथ के प्रति आपके मन में गुस्सा भी आएगा और वितृष्णा का भाव भी पैदा होगा कि इतनी संपन्नता लेके तुम करोगे क्या। तुम तो भीतर से इतने विपन्न हो यार कि तुम्हारे लिए सारा प्रमोशन, सारी नौकरी लानत है। इस तरह की स्थिति ये कहानी पैदा करती है, बार बार करती है कि तुम माँ को रखने के लिए उस बेचारी को कोठरी में, फिर हुआ कि नहीं कोठरी में तो उनको बंद हम लोग कर ही देंगे, लेकिन समस्या है कि माँ खर्राटा लेंगी तो क्या होगा। अब देखिए
खर्राटा बीच में आया, क्योंकि साहब सुन लेगा कि इसकी माँ खर्राटा लेती है। कहीं नहीं तो क्योंकि कोठरी में बंद करने पे माँ सो जाएगी, लेकिन खर्राटा की आवाज़ तो बाहर तक आएगी, और माँ बहुत खर्राटा लेती है क्योंकि उम्रदराज माँ है। स्थिति ये होती है कि नहीं कोठरी नहीं बंद करने के, माँ को जगने दिया जाएगा, और कोठरी के दरवाजे पर जो बरामदे का हिस्सा है वहीं कुर्सी पर माँ को बैठा दिया जाएगा, और कुर्सी पर माँ बैठा दिया जाएगा, और तब तक माँ को जगने के लिए मजबूर किया जाएगा जब तक पार्टी नहीं हो जाती। जरा विडंबना देखिए, 6 बजे 7 बजे दारू पार्टी की शुरुआत होनी है, पता नहीं कब भोजन लोग करेंगे, और जानते हैं जब शराब की पार्टी होती है तो विलंब होता ही होता है, इस बात को सामनाथ भी जानते हैं। लेकिन स्थिति यह रहती है कि वही बैठा कुर्सी बैठा जाए, और उसके बाद और देखिए और कितनी जो जटिलता बढ़ती है कहानी में। माँ तुम पहनोगी क्या? अच्छा माँ साड़ी वाड़ी मत पहनना, थोड़ा स्मार्ट हो करके तुमको साहब के सामने आना है, तो तुम माँ सलवार और कमीज पहन लेना, और वो भी सफ़ेद। तो माँ कहती है कि भाई सलवार कमीज मुझे तुम क्यों पहना रहे हो? कहनी माँ तुमको यही पहनना है। और कहती कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसा कहो। तो माँ को सलवार कमीज पहना करके कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। फिर सामनाथ कहते हैं कि माँ थोड़ा सा कंगन चूड़ियाँ भी पहन लो। वो एक अलग प्रसंग है जिसका मैं आगे चर्चा करूँगा, जिस पर वो भड़क जाती हैं कि बेटा सारा कंगन चूड़ी यानी सोने के जो भी आभूषण थे वो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, आज क्या है मेरे पास पहनने के लिए? अब इतनी जटिल स्थिति है इस कहानी की, जो मतलब जटिल स्थिति को इतनी सरलता से कहानीकार व्यक्त कर देते हैं कि यह सुन करके सामना भड़क जाता है और कहता है अरे माँ तुम कौन सा राग छेड़ दिया तुमने? क्यों? क्योंकि सच की तरफ इशारा कर दिया था माँ ने कि बेटा जिसे तुम सजा रहे हो, जिसके लिए घर में जगह नहीं है, उसी ने अपने सारे गहना गुड़िया बेच करके तुमको इस लायक बनाया है। यह कहानी संकेत करती है। फिर सामना जब भड़क जाते हैं तो माँ कहती हैं कि नहीं बेटा गलती से ऐसा निकल गया, और यह कहानी आगे बढ़ती है। फिर अचानक जब 10 बज जाते हैं, देर हो जाती है, तो लोग बैठक से बरामदे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं माँ कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं और खर्राटा ले रही हैं। और अचानक जब खर्राटे से बाहर आती हैं, नींद खुलती है तो बाईं लटक जाती हैं। बहुत ही गजब का पूरी कारुणिकता के साथ कहानीकार ने इस दृश्य का चित्रांकन किया, जिसकी मैं चर्चा आगे करूँगा। कभी बाएं लटकती हैं, कभी दाएं लटकती हैं, लेकिन दाहिने हाथ में माँ ने कस के माला पकड़ रखा है। साहब देखता है तो साहब की नज़र पड़ती है कि एक माँ है जो दाएं बाएं कुर्सी पर टाइट होकर बैठी हुई है और दाएं बाएं हिल रही है। साहब माँ के पास जाता है और कहता है कि अंग्रेज पूछता है कि हाउ डू यू डू, यानी आप कैसी हैं? अब माँ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है। तो सामना जबरी जोर बनाते हैं, दांत पीस के कहते हैं माँ जवाब दो, कहो सब ठीक है। लेकिन माँ तो आधी नींद में है और साहब उनका हाथ पकड़ता है, दाहिना हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो दाहिने हाथ में माला लगी रहती है। अब देखिए आस्था, बच्चे के मंगल कामना को लेकर के वो लगातार माला फेर रही है कि सब कुछ संपन्न हो जाए, बगैर किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। स्थिति और आगे बढ़ती है, लेकिन साहब ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया, चूँकि वो बायां हाथ खाली था। कहता हाउ डू यू डू। बड़ी मुश्किल से माँ उसका जो अनुकरण करती हैं वो बड़ा मज़ेदार है। उसका अब माँ तो पढ़ी लिखी नहीं तो अंग्रेजी तो जानती नहीं हो, लेकिन उन्होंने उसके ध्वनि साम्य में उच्चारण किया और उनका हाउ डू डू। अब यह जब आप हिस्सा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको हंसी भी आती है और उस हंसी के भीतर गहरी कारुणिकता भी पैदा होती है, जो कि सामनाथ के प्रति वितृष्णा का भाव पैदा करती है। कि साहब पूछ रहा है हाउ डू यू डू, तो जवाब मिल रहा है कि हाउ डू डू, क्योंकि माँ ने ध्वनि की नकल की है। वो माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोला, और वो भी बेटा बार बार। और उसके बाद खैर कहानी आगे बढ़ते, वो लोग खाते पीते हैं अपना। फिर वो पूछते हैं कि साहब पूछता है कि भाई कि यहाँ का क्या, पंजाब का यहाँ क्या मशहूर है, क्योंकि पंजाबी पृष्ठभूमि की कहानी है। तो पता चलता है कि यहाँ की फुलकारी बड़ी मशहूर है। तो साहब कहता है कि माँ मुझे फुलकारी बना दो, फुलकारी आपको आती ही होगी। माँ कहती है कि भाई अब तो उम्र मेरी चली गई, आँख में रोशनी नहीं है, अब क्या फुलकारी बनाऊँगी। पुरानी फुलकारी उनके सामने, साहब के सामने माँ रख देती हैं, जो फटी उटी है। तो साहब को लेकिन पसंद आती है। तो सामनाथ कहते हैं साहब को खुश करने के लिए कि माँ आपको नई फुलकारी बना देगी, परेशान मत होइए।
माँ नई फुलकारी बना देगी बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर इसके बाद साहब कहता है कि माँ कोई गीत सुनाओ, तो पंजाबी गीत माँ सुना करके, यानी अभी सामनाथ गीत सुनाने के लिए बार बार दबाव बनाते हैं। बात आगे बढ़ती है और इसके स्थिति के बाद माँ कोठरी में चली जाती हैं और इधर पार्टी चलती रहती है। जब साहब को छोड़ करके सामनाथ आते हैं तो देख रहे हैं इधर माँ की आंख से झहर झहर आंसू बह रहे हैं। माँ को बड़ी कोफ्त हो रही है। माँ चारपाई पे लेटे छत को देख ताक रही हैं और बेटे को देखते ही बिफर पड़ी हो। उन्होंने कहा, बेटा मैं शुरू से कहती रही कि मुझे तुम हरिद्वार भेज दो, मेरी कितनी उम्र है, तुम पति पत्नी खुश रहो, रोज़ पार्टी करो, मुझे क्यों यहाँ पर दबाव बना के रखे हो। अब सामनाथ को ये बात बुरी लगी। अब देखिए माँ को जो आत्मग्लानि होती है, वही स्थिति जो आपने वापसी कहानी में गजाधर बाबू को लेकर के सुना। बड़ी ग्लानि होती है कि इस बेटे को मैंने कंगन, गुड़िया, गहना जो भी था मेरे घर में उसको बेच करके ये बनाया और आज मुझे रखने की जगह सामनाथ के पास नहीं है, इसलिए मुझे संन्यास लेकर के मुझे हरिद्वार जाना बहुत जिद करती हैं। तो कहानी अचानक उछाल लेती है और उछाल लेती हुई कहानी मोड़ लेती है। वो सामनाथ के मुंह से निकलता, अरे माँ अभी कैसे चली जाओगी, अभी फुलकारी कौन बनाएगा, तुम फुलकारी बनाओगी तभी तो मेरा प्रमोशन होगा, क्योंकि साहब को तुम्हारे हाथ की फुलकारी बहुत पसंद आई है। यानी आप देखिए स्वार्थ, परकता, लोलुपता, लालचीपन, काइयापन सामनाथ में कितना कूट कूट कर भरा हुआ है और नई पीढ़ी का वही प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस नाते भी यह कहानी महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी इस कहानी को पढ़े, जाने तो सामनाथ न बने हो, सामनाथ के चारित्रिक दोष का परिहार करे, उसका संस्कार करे और उस माँ के आंचल में जा करके माँ को मजबूत बनाने की कोशिश करे, जिस आंचल में रह करके माँ ने उसे अप्सर होने लायक बनाया था। तो यह कहानी इसी स्थिति में होती है। फिर माँ बहुत दुखी और उदास होती हैं क्योंकि उपेक्षा तिरस्कार का जो दंश था वो बहुत पीड़ादायक था। स्थिति ये आती है कि जब बहुत अनुनय विनय करते हैं तो कहते हैं, माँ मेरा प्रमोशन हो जाएगा अगर तुम फुलकारी बना दोगी। तो माँ कहती हैं, क्या ये सच है, क्या फुलकारी बनाने से तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। और फिर कहानीकार लिखते हैं कि माँ के मन में बेटे के प्रति जो ममता होती है, जो वत्सलता होती है, वो हिलोर मारने लगती है। कहते, हाँ माँ तुम्हारे हाथ की बनी फुलकारी को साहब जैसे ही पाएगा मुझे बड़ा अधिकारी बना देगा, मेरा प्रमोशन कर देगा। कहते, बेटा तब मैं फुलकारी ज़रूर बनाऊंगी, अगर तुम्हारा प्रमोशन होगा तो मैं इसको ज़रूर बनाऊंगी। और कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। अब आप देखिए कि इसकी जो अंतर वस्तु है वो कितनी गहरी कारुणिकता लिए हुए है। क्या अंतर वस्तु है? माँ जीवित इंसान न होकर के सामान हो गई है। माँ ममता और करुणा की मूर्ति न होकर के कुछ वसूलने का माध्यम हो गई है। माँ समर्पण का विकल्प न होकर के प्रमोशन का माध्यम बन गई है। ये कहानी की अंतर वस्तु है जो कथानक के भीतर से दिखाई देती है। तो इस अर्थ में आप देखेंगे कि यह कहानी बहुत मूल्यवान है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस कहानी के वातावरण पर तनिक बातचीत करते हैं और वातावरण के कुछ जो हिस्से हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह कहानी असल में आत्मपरकता से आगे बढ़कर सामाजिकता को दर्ज करती हुई कहानी है और जिसमें कि आप जानते हैं कि एक वृद्ध महिला की जीवन की त्रासदी की कथा कहती है, जो सामनाथ की अवसरवादिता, अतिशय महत्वाकांक्षा और अनैतिकता की कथा भी बन जाती है, जिसमें माँ लगातार बेटे को बनाने में बिखर रही होती है, जबकि बेटा है कि माँ को उपेक्षित करता हुआ अनावश्यक इज्जत के चक्कर में फंस रहा होता है। वह बेटा इस बात को नहीं समझ पाता कि उसने जो कुछ भी आज अर्जित किया है उसकी नींव में उसकी माँ है और उसी माँ के बीच का इतना शानदार फैलाव है, बल्कि वृक्ष के रूप में वह अपनी जड़ों को ही छुपाता फिर रहा है। इस रूप में आप एक कह सकते हैं कि यह कहानी बीज से वृक्ष के अलग होने की कहानी भी है
और इस कहानी में उपेक्षा के बावजूद एक माँ की ममता को जिस तरह से दिखाया गया है वह नई पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए प्रेरणा का आधार भी है। अब इस कहानी का जो वातावरण है आप देखेंगे कि वो एक तरह से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंतर्द्वंद के भीतर विकसित होता हुआ वातावरण है, जिसमें पुरानी पीढ़ी में माँ एक प्रतिनिधि चरित्र हैं और वह बार बार यह दिखाने की कोशिश करता है कहानीकार इस परिवेश में कि माँ घर का कोई सामान नहीं है, उसका संरक्षण नहीं, उसकी देखभाल की जानी चाहिए। वह केवल माध्यम भर नहीं है, वह निर्माता है और उस निर्माता की भूमिका की सराहना की ही जानी चाहिए। इस रूप में आप देखेंगे कि कहानी का वातावरण आरंभ में ही बहुत ही पीड़ादायक होता है और पहले ही वाक्य में लेखक लिखता है कि आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत है और जाहिर सी बात है कि चीफ की दावत को लेकर के घर में पूरा एक तनाव फैल जाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाजाही लगी रहती है। तो ये जो परिवेश कहानी का है बहुत ही तनावपूर्ण है और इसी तनाव को यह वाक्य बार बार ध्वनित करता है कि अल्टीमेटली मैंने अंततः माँ का क्या होगा। और ऐसी स्थिति यह होती है कि इस कहानी का जो वातावरण है आप देखें उसके भीतर ही कहानी का चरित्र और उसकी वस्तु विकसित होती है। यद्यपि यह कहानी आप जानते हैं कि चरित्र प्रधान है, सामनाथ के चरित्र को बार बार बताने की कोशिश की गई है, लेकिन भीष्म साहनी ने माँ के चरित्र को जिस तरह से रेखांकित किया है वह चरित्र अपने वातावरण से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। और वातावरण किसका है? चीफ की पार्टी का वातावरण है जिसमें विस्की का नशा शामिल है। सामनाथ साहब के मूड को देखकर मस्त हो रहा है कि तभी बरामदे से गुजरते हुए साहब की नज़र माँ पर पड़ती है और माँ खर्राटा ले रही होती हैं और जो कुर्सी पर बैठी हुई हैं और जिनकी गर्दन दाएं बाएं लटक रही है। यह जो खर्राटा है, यह जो गर्दन का लटक जाना है, यह जो दारू के नशे में साहब का बरामदे से गुजरना है, यही सब इस कहानी के वातावरण को और भी घनीभूत करता है और एक उस पूरे अंधकार को कहानी के वातावरण से आच्छादित कर देता है। यानी कहानी का पूरा वातावरण अंधकारमय हो जाता है और जिसमें एक माँ लगातार विसर्जित होती हुई चली जाती है। लेकिन उस अंधकार से बाहर अगर कोई निकल पाया और जिससे कि कहानी का वातावरण अंधकार से प्रकाश की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसमें वह व्यक्ति शामिल है, वह साहब शामिल है जिसको खुश करने के लिए माँ की उपेक्षा की जाती है। वह साहब जिससे यह अपेक्षा नहीं थी, वो अमेरिकन उससे यह अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उसी से छुपाने के लिए तो माँ को लगातार सामान बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर साहब का स्वभाव और खुद सामनाथ के व्यवहार भी देखने लायक है। जो सामनाथ अपने साहब को खुश करने के लिए खुद अपनी माँ को एक वस्तु बनाकर कुर्सी पर बैठा देता है, वही साहब जब उस माँ के सामने पड़ता है तो वह उनकी माँ के स्वभाव से, उनके आकर्षण से खुद ही अभिभूत हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहब जो अमेरिकन साहब है, अंधकारपूर्ण यातनापूर्ण वातावरण के बीच दो व्यक्तियों का जो चरित्र है वह इसी के भीतर से उभरता है। एक तरफ सामनाथ जो अपनी माँ को ही गठरी बना करके कोने में दर्ज फेंक दिया है और दूसरी तरफ वो अंग्रेज साहब जो माँ को देखते ही पुलकित हो जाता है, उनसे बहुत सारी प्रेमपूर्ण बात करता है और वह कहता है कि सामनाथ तुम क्यों परेशान हो, माएँ ऐसी ही होती हैं, मेरी माँ भी ऐसी ही है, वो भी बूढ़ी है लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत मानता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति की चापलूसी में वह माँ से लगातार दूर होता गया सामनाथ और लगातार घर के भीतर उपेक्षा करता गया, जब वही साहब ने अपनी माँ की प्रशंसा उसके सामने की और साथ में इस माँ की प्रशंसा की, इसकी फुलकारी को लेकर के प्रशंसा, तो क्या सामनाथ पर गुजरी होगी आप सोच सकते हैं। लगभग साहब के द्वारा
अपनी माँ की प्रशंसा और साथ ही इस माँ के प्रति गहरी सहानुभूति सामनाथ के मुंह पर एक बड़ा तमाचा थी। यह कहानी इस अर्थ में इस तमाचे की भी कहानी है। आगे आप देखिए कि चरित्र, इसी के भीतर से चरित्र भी विकसित होते हैं जो कहीं अलग नहीं है। इस कहानी की ताकत यही है कि वातावरण के भीतर से ही पात्र विकसित हो जाते हैं। और इन पात्रों में आपको मैंने बताया ही कि जो सामनाथ हैं वह बहुत ही एक तरह का निर्लज्ज, एक तरह का लालची, एक तरह का काइयाँ और एक तरह के पिछड़े मानस का चरित्र बन के इस कहानी में उभरता है, जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधि चरित्र होने के बावजूद अपनी शोहरत और इज्जत को बना नहीं पाता, बचा नहीं पाता। और एक छोटे से प्रश्न किए जाने पर जब माँ उससे करती है कि बेटा जिस चूड़ी कंगन सोने की बातें तुम कर रहे हो, ये सारी सामानें तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई, वो बिफर जाता है। कहता माँ तुम कहाँ गिरा लेके बैठ गई, जितना मैंने तुमसे लिया सब दे तो दिया। और यह कहते समय सामनाथ को शर्म नहीं आती। माँ ने क्या तुमसे मांगा और तुमने माँ को क्या वापस कर दिया? क्या तुम माँ के द्वारा उसकी कुर्बानी, उसका समर्पण, उसकी ममता को वापस कर सकते हो क्या? यह कहानी सवाल करती है। सामनाथ नहीं, संसार का कोई सामनाथ माँ की ममता की कीमत को अदा कर नहीं सकता। यह कहानी यह भी बताती है। यह इसका ओछापन है सामनाथ का, जो इस भाषा में बोलता है। कहानीकार इसको भी प्रश्नांकित करता है और अंततः माँ के प्रश्न ही जमाने के उत्तर बन जाते हैं। और वह उत्तर कहीं और से नहीं आता, उसी शराब पार्टी से निकले हुए उस अमेरिकन चरित्र के द्वारा मिलता है, जो माँ को पुचकारता है, खिलखिलाती माँ को देखता है और माँ की प्रशंसा करता है, उसके गुणों की प्रशंसा करता है अपनी माँ के माध्यम से और खुद सामनाथ के माध्यम से। यह कहानी का चरित्र है। और स्थिति ये रहती है कि पूरे वातावरण में जो अवसाद की स्थिति बनी हुई थी, उत्साह और अवसाद की संधि में वह साहब ही अवसाद के बाहर इस कहानी के वातावरण को ले आता है। क्योंकि जैसे ही साहब जाता है, फुलकारी का प्रसंग फिर आता है। फिर उनका जो स्वार्थी और लोलुपता है, लोलुपन है सामनाथ का, वह सामने प्रत्यक्ष हो जाता है और जा कर के माँ के आंचल में घुस जाता है, छुप जाता है, लटक जाता है समर्पण करके। और माँ तुम बचा लो, तुम अगर चाहोगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और माँ कहती है बेटा जाओ, अगर तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है तो मैं ज़रूर फुलकारी बनाऊंगी, यद्यपि मेरी आँख में रोशनी अब बहुत नहीं है। माँ का जरा चरित्र देखिए, उस माँ का चरित्र जो इतनी यातना को झेलने के बाद भी अपने बेटे की मंगल कामना के प्रति समर्पित है, और उधर बेटा है जो कि लगातार माँ से दूर भाग रहा है। इस कारण से इस कहानी का जो मुख्य अंतर वस्तु है, मुख्य जो आधार है, वो यहीं पर है कि नई पीढ़ी को विघटनकारी नहीं होना चाहिए, उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे अपनी माँ के आंचल की, उसके दूध की लाज रखनी चाहिए। और यह कहानी यही संदेश देती है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम आकाश के तारे तोड़ने की स्थिति में हो जाएं, हम चंद्रमा पर चले जाएं, मंगल पे चले जाएं, लेकिन याद रखिए अगर आपके पास माँ की ममता नहीं है, या माँ विमुख हैं आप, या किसी वजह से माँ वंचित हैं आप जानबूझ करके, एक तो होता वंचित प्राकृतिक रूप से, एक होता जानबूझ करके आपने माँ से किनारा कर लिया, तो आप इस गैलेक्सी में किसी भी कोने पर रहेंगे, लेकिन माँ की वह जो स्मृति है आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। इसलिए नए ज़माने के लोगों को यह कहानी प्रेरणा देती है और कहती है कि सामनाथ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ के स्वभाव से परिचित हैं, माँ के प्रति समर्पित होइए, और आपका चाहे जितना बड़ा मकान हो, जितने बड़े पैकेज के आप हकदार हों, अरबपति हों, करोड़पति हों, जो भी पति हों, लेकिन माँ के लिए अपने उस विशाल परिसर में एक कोना ज़रूर सुरक्षित रखिएगा। यही इस कहानी का संदेश है। आपने इस व्याख्यान को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।